सबसे पहले मैं तो समन संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी संगोष्ठी का वह आयोजन कर रहा है। केवल हमारे मूवमेंट के बारे में ही नहीं, तो हमारे जो समाज है वह उसकी आर्थिक उन्नति भी कैसे होगी, इस बारे में अभी समन गुरु प्रसाद जी और दीदी ने जो बताया वह बड़ी अच्छी बात है। हमारे समाज के लोगों ने इसको ध्यान में रखना चाहिए और अपनी और समाज की आर्थिक उन्नति किस प्रकार से होगी, इस पर हमें विचार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय महाप्राण। आज महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी पे मैंने जो मेरा जो संबोधन हुआ था, करीब 1 घंटा संबोधन हुआ था। मैं इतना अभी समय तो नहीं लूंगा, जैसा मुझे कहा गया 10 से 15 मिनट में मैं अपनी बात को रखूंगा। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में यदि हम देखें तो उनका जीवन बचपन से ही बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से पूर्व यहाँ पर क्रांतिबा ज्योतिबा फुले और राजर्षि साहू महाराज ने जो यहाँ मूवमेंट चलाई, बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी मूवमेंट को आगे लेके आए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने बंगाल प्रांत में जो हमारे हरिचंद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर है, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन से आप सभी वाकिफ है। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाई थी, उसी मूवमेंट को उसी से तैयार होकर महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने उस मूवमेंट को आगे लेकर गए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने फुले साहू मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में आगे शुरुआत की, यहाँ से आगे ले जाने में, तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने हरिचंद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने 26 जुलाई 1938 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी की स्थापना की थी बंगाल प्रांत में। और इस पार्टी के माध्यम से वहां हमारे जो लोग थे शेड्यूल कास्ट के, उनके उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए इस पार्टी के द्वारा उन्होंने कार्य शुरू किया। इससे पहले वे 1937 में जो इलेक्शन हुए थे बंगाल विधानसभा में, उसमें वो 37 में भाखड़गंज की उत्तर सीट जो थी, भाखड़गंज उत्तर, यहां से जनरल सीट से वे बंगाल विधानसभा के लिए चुन के आए थे। बंगाल में यदि हम देखें तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल विधानमंडल में 2 बार मंत्री रहे। पहली बार वे मंत्री बने 24 अप्रैल 1942 को। उनका जो विभाग था सहकार एवं ग्रामीण ऋण वितरण मंत्री था, जिसकी अभी हम जो बात कर रहे थे लोन की और वगैरह हमारे साथ ने जो कहा, तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने पहले या उनके पास कोऑपरेटिव सेक्टर था। और दूसरी बार वे मंत्री बने 24 अप्रैल 1946 को, और वो बंगाल प्रदेश में जो मंत्री पद उनके पास था वह लॉ एंड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, और पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास था, उसके भी वे मंत्री थे। हम देखते हैं कि 19 जुलाई 1942 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इससे पूर्व 26 जुलाई 1938 को, जैसा कि मैंने कहा, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी की स्थापना बंगाल प्रांत में की थी। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर ने ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को जब यह पता चला, तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में कर दिया और जो पार्टी उन्होंने स्थापित की थी इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी, उसको बर्खास्त कर दिया। यानी महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब अंबेडकर जो मूवमेंट चला रहे थे उनकी भव्यता को जानते थे और हमेशा वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना गुरु भाई मानते थे।
इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो भी काम करते थे उनसे हटकर वे अलग नहीं जाना चाहते थे, हर प्रकार से उनको वह सहयोग देना चाहते थे और उन्होंने दिया भी वैसे ही। इसके बाद में हम देखते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित नहीं थे। बाद में 1946 में, अक्टूबर 1946 में भारत में आजादी से पूर्व एक अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कहेंगे, वह बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और कांग्रेस ने अपने कोटे से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जो थे बाबू जगजीवन राम को मंत्री बनाया था। तो मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि हम भी अनुसूचित जाति के हितैषी है, इसलिए उन्होंने महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को मुस्लिम लीग के कोटे से मंत्री बनाया था और केंद्र में इंटरिम गवर्नमेंट में जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री बने थे। और इतना ही नहीं, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल इसके बाद में जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान जाने से पूर्व जब यहाँ देश का विभाजन की प्रक्रिया जब चालू थी तो जोगेंद्रनाथ मंडल कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। इसके लिए उन्होंने सारे बंगाल प्रांत में 1947 में मार्च से लेकर जुलाई 1947 तक देखे तो बंगाल के हर प्रांत में उन्होंने सभाएं ली और लोगों को समझाया और बहुत विरोध किया उन्होंने कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। अंततः जब उन्हें लगा कि बंगाल का विभाजन होके ही रहेगा, ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर को 30 मई 1947 को एक पत्र लिखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ सलाह मांगते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर उनके उस पत्र का जवाब 2 जून 1947 को देते हैं। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर रहता है, लेकिन अभी सबके लिए वह उपलब्ध है। मेरी जो किताब है महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, उसमें भी वह पत्र दिया हुआ है। उसमें जोगेंद्रनाथ मंडल को बाबा साहब कहते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने उस पत्र में कहा था, जो बाबा साहब को लिखा था, उसमें कहा था कि अभी हमारी भूमिका अछूतों के प्रति क्या होना चाहिए जब देश का विभाजन होने वाला है। तो इसके उत्तर में बाबा साहब अम्बेडकर उनसे कहते हैं कि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, क्योंकि तब तक भारत नाम यह नहीं हुआ था, देश का संविधान बनना था, इसलिए भारत को तब हिंदुस्तान कहा जाता था। और बाबा साहब ही प्रश्न करते हैं कि ऐसे में अछूतों का क्या होगा, और वही उसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि अछूत ऐसी अवस्था में नहीं है कि वे अपने लिए अलग से प्रदेश मांग सके या अपने लिए अलग से कोई देश मांग सके। तो ऐसे स्थिति में हमें पाकिस्तान में जो अछूत फंसे रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग फंसे हुए रहेंगे, वहां जो रहेंगे उनकी भी सुरक्षा जरूरी है, और भारत में जो अछूत रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग रहेंगे, उनके भी हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये होता है, यदि पाकिस्तान में हमारे जो लोग फंसे रहेंगे उनके हितों की सुरक्षा होना चाहिए, मतलब हमारा कोई आदमी वहां होना चाहिए, तभी तो उनके हितों की सुरक्षा होगी। तो बाबा साहब का यह पत्र पाकर जोगेंद्रनाथ मंडल यह निर्णय, पाकिस्तान जाने का निर्णय लेते हैं। इसमें बहुत सारा भ्रम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान चले गए, वो मुस्लिम को हितैषी हो गए, समाज गद्दार हो गए। ऐसा नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनके पत्र का जवाब दिया था, उत्तर दिया था, उसमें इसका हमें उत्तर मिलता है कि वे पाकिस्तान क्यों गए। क्योंकि वहां हमारे जो लोग फंसे हुए थे, बाबा साहब के कहने पे वे पाकिस्तान गए, और वहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जाने के बाद उनको 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसके बाद में पाकिस्तान की जब सरकार बनती है, स्वतंत्र पाकिस्तान की, तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल उसमें लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनते हैं। 2 विभाग उनके पास रहते हैं, और हम देखेंगे कि वहां पर उन्होंने कई काम किए, शेड्यूल कास्ट के नहीं बल्कि वहां पर जो हिंदू फंसे हुए थे उनके हित में भी उन्होंने काम किए। बंगाल प्रांत में, बंगाल में जब विभाजित बंगाल जो था पाकिस्तान के, अभी जो बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान के अंडर में था, वहां पर जबरदस्ती उर्दू थोपी जा रही थी। ऐसे समय जोगेंद्रनाथ मंडल ने विरोध किया और वहां पर कहा कि वहां पर उर्दू नहीं, वहां पर बांग्ला ही रहेगी।
इसके अलावा उन्होंने जब लेबर की बात करें, हम यदि श्रमिकों की बात करें, तो श्रमिकों के लिए उन्होंने त्रिपाठी योजना लाई कि श्रमिकों की यदि कोई भी समस्या होगी तो वह तीन पक्ष, एक तो जो मिल मालिक होगा वह सरकार का प्रतिनिधि होगा, और जो लेबर है उनका भी प्रतिनिधि होगा। ऐसे तीनों प्रतिनिधि सामने बैठकर लेबर की समस्या सुलझाएंगे। ऐसे बहुत सारा उन्होंने काम किया वहां पर। लेकिन जिन्ना की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि वहां कट्टरवाद हावी हो जाता है और वह काफी वहां की परिस्थितियां सुधारने का प्रयास करते हैं। वहां लियाकत अली प्रधानमंत्री बनते हैं, और लियाकत अली प्रधानमंत्री के बनने के बाद में वहां पर हिंदुओं पर विशेषकर और अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय महाप्राण जोगीनाथ मंडल को पाकिस्तान सुरक्षित नहीं लगता और वे अपना 50 पेज का इस्तीफा देते हैं। तो महाप्राण जोगीनाथ मंडल 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली को अपना त्यागपत्र भेजते हैं मंत्री पद का, और वे भारत में आते हैं। यहाँ भारत में आकर पाकिस्तान से, भारत में उनके पास में कोई मकान नहीं होता, किराए के मकान में आकर रहते हैं। और यहाँ जो निर्वासित लोग हैं, निर्वासितों की जो पाकिस्तान से यहाँ भारत में चले आए रहते, उनकी कोई यहाँ पर पूछ पड़ताल नहीं थी। उनके यहाँ पर निर्वासित के तरह रह रहे थे, उनकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए महाप्राण जोगीनाथ मंडल अथक प्रयास करते हैं। और हमें दिखाई देता है कि महाप्राण जोगीनाथ मंडल का भारत की राजनीति में उनके आने के बाद विशेष योगदान जो नहीं दिखता है हमें, वह इसी का कारण मुख्य है कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर भारत में आए थे निर्वासित के तौर पर, उनकी ओर लगा दिया था, उनके हितों की, उनके अधिकारों की ओर लगा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जब बनती है, तो बाबा साहब के निधन के बाद में महाप्राण जोगीनाथ मंडल रिपब्लिकन पार्टी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसके तहत वह संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार करते हैं। और इसी प्रचार के समय में हम देखते हैं कि उनका जो 5 अक्टूबर 1968 को मोतीगंज में उनका रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार करते करते ही निधन होता है। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को धर्मांतर के बाद में जब रिजर्वेशन चला गया था, उसके लिए सबसे पहले धर्मांतरित लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए पत्र यदि किसी ने लिखा होगा तो महाप्राण जोगीनाथ मंडल ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। यह तो सब बातें महाप्राण जोगीनाथ मंडल के बारे में सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यदि महाप्राण जोगीनाथ मंडल की यदि हम कोई देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने की बात। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब को उन्होंने बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए जब खड़ा किया था उन्होंने, तो संविधान सभा के किसी भी सदस्य को चुनकर आने के लिए कम से कम 5 एमएलए की जरूरत थी। इसमें मैं खुलासा कर दूंगा कि संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। जिस प्रकार से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, उसी प्रकार के उस समय जो संपूर्ण भारतवर्ष से एमएलए थे, उन एमएलए के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। और संविधान सभा के लिए किसी भी सदस्य का चुनकर आने के लिए कम से कम 5 एमएलए के वोट जरूरी होते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के पास यदि देखेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष में केवल एक ही विधायक थे, और वह भी बंगाल प्रांत से महाप्राण जोगीनाथ मंडल। और उनको 5 विधायक मिलना बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन महाप्राण जोगीनाथ मंडल के कहने पर वे बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनको लग रहा था वे ब्रिटिश सरकार में 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी में वह मंत्री थे। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, इस प्रदेश में तब 14,000 यूरोपियन लोग रह रहे थे। और उन्होंने मांग की थी कि हम करीब
150-200 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तो संविधान सभा में कम से कम हमारे भी 7 मेंबर होना चाहिए। और उन्होंने ऐसी जब मांग की थी यूरोपियन सदस्यों ने, तो तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने इसका विरोध किया था, और उन्होंने विरोध करने के कारण यूरोपियन जो विधायक थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था चुनाव लड़ने से। इसका नतीजा यह हुआ कि बाबा साहब को लग रहा था कि एक उनके पास विधायक बंगाल प्रांत में है और इनमें से यूरोपियन विधायक यदि कुछ वोट दे दे तो वे वहां से चुन कर आ सकते, लेकिन यहां आशय भी उनकी धूमिल हो गई थी। ऐसे समय भी जोगीनाथ मंडल निराश नहीं हुए। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब का नामांकन दर्ज करने का सोचा, और कम से कम नामांकन करने के लिए 2 विधायकों की जरूरत थी। तो महाप्राण जोगीनाथ मंडल को लगा कि बाबा साहब को कौन समर्थन दे सकता है, तो उनको नगेंद्र नारायण राय जो थे रंगपुर से विधायक, उनकी याद आई और वे उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं। वो नगेंद्र नारायण राय स्वतंत्र रूप से चुन के आए थे रंगपुर से, किसी पार्टी के विधायक नहीं थे। जब इनके पास जाते हैं तो वहां पर देखते हैं तो वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बीमार है, वो चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। ऐसी अवस्था में महाप्राण जोगीनाथ मंडल उनको अपनी बात बताते हैं और बाबा साहब को कहते हैं कि हम यहां से खड़ा करना चाहते हैं आपके, उनका फॉर्म भरने के लिए आपके वोट की जरूरत है। तो ऐसे समय नगेंद्र नारायण राय जोगीनाथ मंडल से कहते हैं कि मैं तो निश्चित ही बाबा साहब को अपना समर्थन दे सकता हूं, मैं तो लेकिन ऐसे बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, ऐसे अवस्था में मैं कैसे कुछ उनकी मदद कर सकता हूं। तो जोगीनाथ मंडल कहते हैं कि आप सिर्फ हाँ कहें, बाकी की सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो जोगीनाथ मंडल जिस दिन नामांकन करना था, 8 जुलाई 1946 की यह बात है, तो नामांकन के दिन जोगीनाथ मंडल एक गाड़ी लेकर जाते हैं। उस समय एम्बुलेंस की व्यवस्था तो होती नहीं थी, और पलंग के साथ में, उस खटिया के साथ में उसको अपने नगेंद्र नारायण राय जी को वहां गाड़ी में डालते हैं। उस समय पुल इतनी व्यवस्था नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, जुलाई का महीना था, बारिश का मौसम था। कार्यकर्ता उस पलंग के साथ में उसको नदी पार करवाते हैं, नाव में उनका पलंग डालते हैं, नाव से नदी पार करवाते हैं, उनको दवाखाना पहुंचाते हैं, उनका इलाज कर जैसे तैसे उनको थोड़ा ठीक करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का नामांकन दर्ज होता है। प्रस्तावक के रूप में जोगीनाथ मंडल उनके फॉर्म पे साइन करते हैं, और अनुमोदक के रूप में नगेंद्र नारायण राय पलंग पर लेटे लेटे ही उनके फॉर्म पे साइन करते हैं। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का नामांकन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर नहीं आना चाहिए। सॉरी, समय ज्यादा हो रहा है, मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। बोलिए सर, बोलिए, अभी कंप्लीट करिए सर, अच्छे से कंप्लीट करिए। ओके, तो अब 2 विधायक तो हो गए और 3 विधायकों की जरूरत होती है। कांग्रेस उस समय किरण शंकर रॉय कांग्रेस बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर की गतिविधियों पर नजर रखिए और डॉक्टर अंबेडकर किसी भी प्रकार से बंगाल प्रांत से चुनकर नहीं आने पाए, इसकी व्यवस्था करिए। इसके लिए हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर के वंशज जो पीआर ठाकुर थे, इनको बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उतारा जाता है इलेक्शन में। उसी प्रकार ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो कार्यकर्ता थे, एमबी मल्लिक, जिनका नाम था मुकुंद बिहारी मल्लिक, बैरिस्टर थे, पाली के अच्छे विद्वान थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पाली पढ़ाने के लिए जाया करते थे। लेकिन कांग्रेस ने इनको भी भड़काया कि आप डॉक्टर अंबेडकर को अपना समर्थन क्यों देने की सोच रहे हो, आप खुद ही खड़े क्यों नहीं रह जाते। लेकिन जब कांग्रेस की यह बात एमबी मल्लिक ने मानी और उन्होंने जब फॉर्म भरने का सोचा तो उनको कोई भी विधायक नहीं मिला, तो उनका नामांकन दर्ज नहीं हो सका। और इसी बीच अखबार में यह छपकर आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी शायद डॉक्टर अंबेडकर, कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक है डॉक्टर अंबेडकर को अपना मत देंगे और डॉक्टर अंबेडकर यहां से चुनकर आ सकते हैं। तो दूसरे ही दिन
उस समय के जो विधायक थे ज्योति बसु बाद में लंबे समय तक बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री रहे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उन्होंने दूसरे दिन के अमृत बाजार पत्रिका में यह स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ लाहौटी को संविधान सभा के सदस्य के लिए उतारा है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक मत देंगे, ऐसा नहीं है। और इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल यह घोषणा कर देते हैं कि हमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या, वेंटिलेटर तक बंद कर दिए हैं। अब देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे घुसते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी महाप्राण जोगीनाथ मंडल विचलित नहीं होते, घबराते नहीं। बंगाल प्रांत में विधानमंडल में शेड्यूल कास्ट की 30 रिजर्व सीटें थी। इसमें से 26 सीटें कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे अनुसूचित जाति के। एक सीट पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से महाप्राण जोगीनाथ मंडल जीते थे। और जो 3 सीटों से स्वतंत्र उम्मीदवार जो किसी पार्टी के नहीं थे, जिसमें एक एमबी मल्लिक थे, नगेंद्र नारायण रॉय थे, ऐसे 3 स्वतंत्र उम्मीदवार जीते थे। इस प्रकार 30 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के, 30 विधायक अनुसूचित जाति के थे। अब हो न हो महाप्राण जोगीनाथ मंडल को लग रहा था कि कांग्रेस के विधायक जो है हमारे ही समाज से है, रिजर्व सीट से, उनसे जब तक मदद नहीं मिल पाएगी तब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनकर नहीं आ सकते। तो महाप्राण जोगीनाथ मंडल 2 कमेटियां बनाते हैं। पहली कमेटी में युवकों की, विद्यार्थियों की बनाते हैं, युवाओं की बनाते हैं। और ऐसे जो युवा रहते हैं वे हमारे समाज के जो कांग्रेस के विधायक थे उनके घर के सामने जाकर नारे लगाया करते थे और बाबा साहब के फेवर में मतदान करने के लिए उनको कहा करते थे। महाप्राण जोगीनाथ मंडल ने दूसरी बुद्धिजीवियों की कमेटी बनाई थी, जिसमें विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। यह लोग ऐसे विधायकों के घर पे जाकर, जो हमारे समाज के थे लेकिन कांग्रेस के विधायक थे, रिजर्व सीट से चुनकर आए थे, उनको समझाते थे कि आप जो विधायक बने हो वह डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी से बने हो आप विधायक। हमारी परिस्थिति तो ऐसी थी कि कोई हमें पास में भी खड़ा नहीं करता था। बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में लड़ झगड़ कर जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त किया था, और गांधी जी ने बाद में आमरण अनशन किया और रिजर्व सीटें हमें जो मिली है वह बाबा साहब अंबेडकर के कारण मिली है। आप जो विधायक बने हो बाबा साहब अंबेडकर के कारण बने हो। यदि आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, और वे चुनाव हार गए, और बाबा साहब संविधान सभा में नहीं होके अगर कोई भारत का संविधान बनता है, तो आप जो आज एमएलए बने हो, यह एमएलए भी आपका जा सकता है। और यदि डॉक्टर अंबेडकर को आप चुनकर लाते हो और डॉक्टर अंबेडकर यदि संविधान सभा में जाते हैं, तो वहां आज आप यदि विधायक बने हुए हो तो कल को आप मंत्री भी बन सकते हो। इस प्रकार से उन विद्वानों ने उनको समझाया। 17 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। उस समय हमारे जो बंगाली भाई थे, जो बंगाल प्रांत में जाकर बिजनेस के सिलसिले में वहां थे, उसमें से पंजाब के जालंधर जिले के ढिलवा गांव के एक बाबा बुद्ध सिंह थे। जब इलेक्शन चालू था, वहां पर बाबा बुद्ध सिंह अपनी कृपान निकालते हैं। पंजाबी लोग जो कृपान रखते हैं, वो कृपान निकाल के हमारे समाज के जो विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, उनको ललकारते हुए कहते हैं कि हमारे समाज के जो गद्दार विधायक है, यदि बाबा साहब अंबेडकर को अपना वोट नहीं देंगे तो ऐसे विधायक कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, और उनको मारने के बाद मैं भी अपने खुदकुशी कर लूंगा। यह खबर हम देखते हैं कि 18 जुलाई 1946 के जो दैनिक स्टेट्समैन समाचार पत्र था, इसमें छपकर आया था कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने जब इलेक्शन चल रहा था तो इलेक्शन परिसर में हुड़दंग मचाया। इस प्रकार की खबर छपकर आई थी। कुछ भी हो, लेकिन 20 जुलाई
46 को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, इनको जो वोट मिले थे इससे भी ज्यादा मत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 7 विधायकों ने वोट किया था, अपना मत दिया था। इस प्रकार महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के अथक प्रयासों से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या वेंटिलेटर तक बंद कर दिया है, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने संविधान सभा का दरवाजा तोड़कर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में इस प्रकार भेजने का महान कार्य किया। यदि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं भेजते, तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचते, तो इतना अच्छा संविधान जो आज संपूर्ण विश्व में भारत के संविधान का गौरव होता है, हमारे साथ जो पड़ोसी देश आजाद हुआ उसके 2 टुकड़े हुए हैं और भारत यदि एक संघ बना हुआ है, इतनी विविधता होने के बाद भी भारत एक संघ है, तो इसका सारा का सारा श्रेय हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जाता है। और जिन विधायकों ने बाबा साहब को मत दिया था, बाबा साहब जानते थे कि बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर करने का कांग्रेस प्रयास करेंगी, और हुआ भी वही। बिना किसी कारण के बाबा साहब जिस प्रांत से चुन कर आए थे वह प्रांत पाकिस्तान को दे दिया गया। बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हुए। जिन लोगों ने उन विधायकों को चुना था जिन्होंने बाबा साहब को अपना मत दिया था, वे लोग भी पाकिस्तान में चले गए बंटवारा होने के कारण। जिन विधायकों ने बाबा साहब को चुना था उनका प्रदेश वहां जाने से वे भी पाकिस्तान में चले गए। इस प्रकार वहां के लोगों को सजा मिली। वहां से हम देखते हैं, वहां से जब लोग निर्वासितों के तौर पर आए तो उनको इतनी बुरी दशा हुई क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुन कर दिया था। उनको कहां बसाया? अंडमान निकोबार में भेजा, यहाँ पर कालाहांडी में भेजा, उड़ीसा में, ऐसे दुर्गम गढ़चिरौली में भेजा, महाराष्ट्र में, ऐसे एक जगह उनको कभी नहीं बसाया। और उनको यहाँ तक खाने का नहीं, कंदमूल खाकर जंगली पशुओं ने उनको खा लिया। बहुत दिनों तक तो उनको नागरिकता नहीं दी गई। इतनी उनकी गंभीर अवस्था हुई दिखाई देती है। खैर, कुछ भी हो, आज परिस्थिति बहुत कुछ बदली है, तो वह बाबा साहब के संविधान का कारण ही बदली है। विषय बहुत लंबा है, समय भी काफी हो गया, मैं इसके विस्तार में भी और नहीं जाऊंगा। इस प्रकार महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का महत् कार्य रहा। उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हम देखते हैं कि हिंदू कोड बिल के जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, इसके जनक महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल थे, क्योंकि कानून बाबा साहब अंबेडकर से पूर्व अंतरिम सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री थे। और बाबा साहब जब कानून मंत्री बने तो इनका दफ्तर जो था, कानून मंत्रालय के सारे डॉक्यूमेंट बाबा साहब अंबेडकर के पास गए। और जब उन्होंने उस मंत्रालय की छानबीन की तो वहां पर उनको हिंदू कोड बिल का वह ड्राफ्ट मिला था। बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हीं के उस ड्राफ्ट को बाद में अच्छे से अच्छा रूप देकर हिंदी कोड बिल सामने रखा। और इसी के कारण जब पास नहीं होता, बाबा साहब अंबेडकर को भी अपना त्यागपत्र देना पड़ा। दोनों हमारे इस महान नेताओं के जो उद्देश्य थे, हमारे देश केवल अछूतों को नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही नहीं, लेकिन भारत को एक समृद्धशाली देश बनाना। जब तक हमारा संविधान रहेगा, न तो हम बाबा साहब को भूल सकते हैं, न जोगेंद्रनाथ मंडल को भूल सकते हैं। इस प्रकार 1968 में संतोष मल्लिक जी ने एक कार्यक्रम में जोगेंद्रनाथ मंडल को महाप्राण की उपाधि से नवाजा, और तब से इनको महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल कहा जाता है। मैं अपनी बात, आप लोगों ने मेरी बात को सुना और यहाँ मुझे बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।